ओके, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो है हम लास्ट क्लास में हम ये कर रहे थे, फोर्सेस एंड प्लेन्स हमने देखा था। सही है। और इसमें जो है मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। इसमें जो है वो हमने देखा था कि फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन हमने कहा था कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट इज ऑलवेज resisting the motion. It cannot cause motion, it can resist motion. सही है। इसमें हमने देख लिया था कि भाई क्या मिनिमम फोर्स होनी चाहिए टू गेट द पार्टिकल मूविंग। एग्जांपल 2 में मैंने एक पास्ट पेपर के सवाल दिखाया था जिसमें हमने आइडिया यूज किया था लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आपसे क्या कहता है कि भाई लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होता है इट्स दैट पॉइंट इन टाइम वेयर द पार्टिकल इज जस्ट अबाउट टू मूव। वो अभी मूव नहीं हुआ होता लेकिन इट्स जस्ट अबाउट टू मूव। सही है हसैन, तुम पिछली क्लास में नहीं थे ना? ये पिछली क्लास में नहीं? अच्छा, फ्रिक्शन का लास्ट क्लास में हमने फार्मूला पढ़ा था। फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू इंटू आर, वे म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड आर इज द नॉर्मल रिएक्शन। जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता है उस तरह फ्रिक्शन भी चेंज होता रहता है एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके। ये बनी हुई है ग्राफ इंक्लाइन प्लेन, आपको फोर्सेस बनी हुई नजर आ रही होंगी। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि भाई ग्रेविटी जो होती है वो वेट जो होता है वो डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा होता है, उसको रिजॉल्व करना पड़ता है इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। सही है। तो जब भी आपके पास इंक्लाइंड प्लेन्स हैं तो आप जो भी मूवमेंट देख रहे होंगे या फोर्सेस को देख रहे होंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन देख रहे होंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन इट सेज a sledge of mass 10 kgs is about to slip as it rests in equilibrium on a rough inclined plane। तो मैंने ये एक प्लेन बना दी। सही है। और मैंने कहा कि इसका एंगल जो है वो 30 डिग्रीज है। यहाँ पे एक 10 kg का मास है दैट इज अबाउट टू स्लिप। क्या हुआ? ये नजर नहीं आ रही।
अच्छा, एक मिनट रुको, मैं इंटरनेट ज़रा चेंज कर रहा हूँ, टेबल नहीं। क्या नाम था होगा? हाँ, नहीं रहा। कहाँ है? लगा हुआ कहाँ पे? ये नहीं उठाएगा। ये ड्रॉप हो जाता है ना बार बार इसमें। एक बार। आपको कौन कह क्या है? एरिया में ट्रांसफर नहीं लगा। ग्राउंड फाइबर तो हर जगह ही मसले कर रहा है। बेंच में भी क्लास भी आई हुई। हाँ, वो तो अब तो मैं बता दूंगा। मतलब रिकॉर्डिंग को देखिए होगा। ट्यूसडे को तुम लोगों की क्लास है 3 to 4। सही है। क्यों क्लैश आ रहे कोई? एएस का। एएस की 2 to 3 है। फिर 3 to 4 M1 है और फिर S2। हाँ, और मैंने सैटरडे को भी 2:30 बजे कर दिया है। सैटरडे को मेरे ख्याल से तुम लोगों की 3:30 है। क्योंकि ना मैं सुबह उठना चाहूँगा ना आप उठना चाहेंगे सैटरडे को, तो फिर बेहतर है हम दोपहर में ही पढ़ें।
यार यहाँ पे इस एरिया में स्टॉर्म फाइबर इशू ही क्रिएट कर रहा है भाई ना। क्या गलत आ रहा है? एक मिनट अली, 112 है। क्यों भाई, क्यों आप कर रहे हैं? रिकॉर्ड हो रही है सामने। भाई ये जीराफ inclined planes पे थे, I'm sorry. Slice of mass 10 kg is about to slip as it rests in limiting equilibrium on a rough inclined plane at 30 degrees to the horizontal. Find the coefficient of friction between the sledge and the plane. सही है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि चाहे आपको लगता हो कि आपको डायग्राम की ज़रूरत है या नहीं है, आप डायग्राम बनाएं। प्लस डायग्राम को बनाना अक्सर एक क्वेश्चन भी होता है। सही है। देर आर पास्ट पेपर क्वेश्चंस दैट से कि ड्रॉ डायग्राम शोइंग ऑल द फोर्सेस दैट आर अप्लाइंग। सही है, तो डायग्राम आपको क्लियर कट बनाना आना चाहिए। एक डायग्राम में जो आप लोग गलती करते हैं वो ये होती है कि आप वेट को जो है उस तरह डाउनवर्ड्स नहीं बनाते। वेट हमेशा इस तरह डाउनवर्ड्स ही बनेगा। सही है, कितना बनेगा? 100 न्यूटन्स बनेगा। तो ये आपने 100 मार्क कर दिया। फिर आप चाहें तो अब डायग्राम अगर से बना रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करके दिखा सकते हैं। क्यों करके ये रिजॉल्व होगा? सही है, रेजोल्यूशन जो होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन होती है। सही है, तो ये बन जाएगा 100 cos 30 और 100 sin 30। सही है। फिर आपने एक ऊपर फोर्स बना दी R। ओके। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बना दिया म्यू। सही है, कहाँ बनाओगे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन कहाँ बनाओगे? अगेंस्ट द मोशन। तो क्या होने वाला है? मोशन कहाँ लिखा हुआ है? सही है, उसने कहा हुआ है एज इट इज स्लिपिंग। तो स्लिप का मतलब नीचे स्लिप होने वाला है। सही है, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सारी फोर्सेस बन गई और कुछ नहीं कर रहा। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है तो फिर से अप इक्वल्स टू डाउन, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट ही होगा। अप इक्वल्स टू डाउन, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। तो अप इज, अब अप इन टर्म्स ऑफ द प्लेन देख रहे हैं हम। सही है, अप मीन का मतलब है वर्टिकली ऑन द प्लेन। सही है, तो अप जो है वो R जा रहा है, डाउन जो है वो 100 cos 30 जा रहा है। सही है, तो R बन जाएगा 50√3 आई थिंक। लेफ्ट में जो है वो 100 sin 30 है, और राइट में जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स को इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, म्यू इंटू आर। आर की वैल्यू हमें पता है, तो म्यू कितना बन रहा है? डेसिमल में बताओ तो मुझे पता है। डेसिमल बताओ। 577। सही है, तो 0.577 इज द वैल्यू ऑफ म्यू। ओके, सिंपल बात है यहाँ तक। सही। अब अगले दो क्वेश्चन जो है ना वो आपने और से सुनना है। उसमें कुछ समझना है तो आपने पहले पूछ लेना है, क्योंकि अगले दो क्वेश्चन में अगर आप बातें नहीं समझेंगे तो वो आगे कंसिस्टेंटली आपको न्यूटन्स लॉज में बॉदर करती रहेंगी। इसलिए कासिम, सही है। अब पहले मैं एग्जाम्पल 4 जंप करके पहले आपको एग्जाम्पल 5 करा रहा हूँ। सही, अब एग्जाम्पल 5 पहले देख लेते हैं। Together, a van is carrying fruit from a local market. It breaks down on a steep hill inclined at 30 degrees to the horizontal. Given that the van and fruit have a mass of 1500 kg and the coefficient of friction between the van's wheels and the surface is 0.56. Okay, and the is 0.56, so mu is 0.56, and a force x parallel to the surface must be applied to the van to prevent the motion down the hill. Okay,
तो ये मैंने बना लिया 1500। कितने का हिल है? 30 डिग्रीज का हिल है। तो ये बन गया 15,000। ओके, और क्या फोर्स बना? कहाँ बना उसको? पहले मुझे बताओ एक्स कहाँ बनाओ, फाइंड द फोर्स एक्स। तो मैं नीचे लेके जाना है इसको। कहाँ है? टू प्रिवेंट द मोशन डाउन द हिल। पहले तो एक्स बना लेते हैं मैं से, फिर मैं आपसे फ्रिक्शन के बारे में भी पूछता। आप मुझे बताओ फ्रिक्शन कहाँ बनाओ? नीचे। हाँ, डाउन द हिल जा रहे तो देखो अब, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैंने कहा इस सवाल आप गौर से देखना है। मैंने आपसे कहा है कि प्रिवेंट द मोशन डाउन द हिल, तो बाय इट्स नेचर फ्रिक्शन शुड गो अपवर्ड्स। सही है, फ्रिक्शन विल गो अपवर्ड्स। क्यों इट विल गो अपवर्ड्स? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू प्रिवेंट द मोशन डाउन द हिल। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आपको ये बताता है कि अब मोशन कहाँ पे होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है? डाउन द हिल होने वाला है। इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रही है? फ्रिक्शन भी ऊपर एक्ट कर रही है। अब अली इसका मतलब क्या हुआ कि गाड़ी का वेट इतना ज्यादा है कि सिर्फ फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पा रही। तुम्हें एक्स की एक फोर्स लगानी पड़ रही है, इसलिए वो कहते हैं फाइंड द फोर्स एक्स पैरेलल टू द प्लेन। सही है, टू प्रिवेंट द मोशन डाउन द हिल। क्या आप बाय नेचर हिल पे नहीं रोक पा रहे क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है, तो आपको एक एक्स फोर्स लगानी है। सही है। अब अगर कासिम, एक मैं अगले सवाल में तुमसे कहूंगा कि नाउ यू वांट टू टेक इट अप द प्लेन, तो एक्स तो अभी भी ऊपर ही रहेगी, फ्रिक्शन पीछे चली जाएगी। अब फ्रिक्शन क्या करेगी? आपके मोशन को अपोज करेगी। आप ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर खींच नहीं रही। आपने अक्सर देखा होगा हमारे यहाँ जब ट्रक जो होते हैं वो फ्लाईओवर्स पे ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो सिर्फ उनको एक पत्थर लगा के रोक दिया जाता है। सही है। बहुत कम फोर्स है ना, अ, पत्थर की एक फोर्स। तो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन भी इस एक्स के साथ ही अभी एक्ट कर रहा होता है व्हेन यू जस्ट वांट टू प्रिवेंट द मोशन डाउन द हिल। लेकिन अगर आपको ट्रक को ऊपर खींचना हो, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा फोर्स लगती है, आपको जो है वो क्रेन मंगवानी पड़ती है, जो भी करना पड़ता है। वाई? बिकॉज आप फिर फ्रिक्शन को भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन जो है वो अपनी जगह बदल सकती है। कैसे बदलेगी? वर्डिंग देख के बदलेगी भाई। मैं वर्डिंग में आपसे क्या कह रहा हूँ। सही है। अब अगले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों सिचुएशन दिखाऊंगा, अभी मैंने एक सिचुएशन आपको दिखाई है। सही है। काम आप अभी भी वही करेंगे हमेशा, आप इक्वल्स टू डाउन एंड लेफ्ट इक्वल्स टू राइट। ओके, अप और डाउन। तो ये बन रहा है 7500√3। लेफ्ट 15,000 sin 30, और राइट में एक्स प्लस एफ एफ। ये 0.56 दिया हुआ है। एक्स कितना आ रहा है? 22 पॉइंट, ये 225। तो ये उसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखते हैं 225। चलिए ये आ रही है। ओके,
तो 225 न्यूटन की एक फोर्स आपको लगानी पड़ेगी टू प्रिवेंट द मोशन डाउन द हिल। सही है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन जो है वो फोर्सेस देख के पता नहीं चलेगी, वर्ड्स पढ़ के पता चलेगी भाई। ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके। अच्छा, अब पास्ट पेपर के रिसेंट वाली क्वेश्चंस अगर तुमने किए हैं तो तुमने देखा होगा, उसमें लिखा होता है फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। और फिर जो है वो उसमें ये नहीं बताया होता कि मोशन कहाँ पे होने वाला है, वो उसे बता देता है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है। तो एक दफ़ा आप नीचे अज्यूम करेंगे और एक दफ़ा आप ऊपर अज्यूम करेंगे, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आ जाएंगे आपके पास। वो खुद ही नंबर्स के हिसाब से तुम लीस्ट और ग्रेटेस्ट डिसाइड कर लेना, इसे डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अभी इस केस में फ्रिक्शन भी ऊपर एक्ट कर रहा है, तो राइट नाउ एक्स इज द लीस्ट, क्योंकि वो फ्रिक्शन के साथ काम कर रहा है। तो वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगा और इक्विलिब्रियम क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो फिर वो ग्रेटेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसने वेट को भी कॉम्पनसेट करना है और उसको फ्रिक्शन को भी कॉम्पनसेट करना है। अब वो थोड़ा सा प्लेन की डायरेक्शन और कि तुम ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, आई कुड टर्न दिस क्वेश्चन अराउंड और ये पूरा घूम जाएगा अगर मैं जो है वो इसको गोइंग डाउन द हिल बना दूँ। भाई उस केस में तुम वेट के हिसाब से नीचे जा रहे हो, फ्रिक्शन तुम्हें वैसे ही रोक रही होगी, तुम और ऊपर रोकोगे ताकि वो नीचे ना जाए गाड़ी। सही है, वो सब हो रहा होगा। ओके, चलें आगे। अब एग्जाम्पल 4 देख लें। उसने कहा पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज ऑन अ रफ plane inclined at 30 degrees to the horizontal. The coefficient of friction is 2/5. Find the least force parallel to the plane that is required to hold the particle at rest, और दूसरे पार्ट में to make the particle slide up the plane। तो ये वही बात है जो मैंने आपसे अभी कही कि अब आपने क्या सोचना होगा कि भाई सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे चेंज होनी है। ओके, पहले आपने बना दिया सारा सवाल, पार्ट ए के लिए सवाल बना रहे हैं अभी। सही है, 1 kg यहाँ पे है, तो डाउनवर्ड फोर्स जो आ गई वो 10 की आ गई। इज 2/5। भाई म्यू जो है वो 0.4 लिख लूँ, उससे ज़्यादा आसान है लिखना। सही है, फाइंड द लीस्ट फोर्स पैरेलल टू द प्लेन दैट इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द पार्टिकल एट रेस्ट। अब बाय इट्स नेचर हमेशा ये कहाँ पे जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा, यानी फ्रिक्शन जो है वो ऊपर एक्ट कर रही होगी। आपको साथ एक और फोर्स चाहिए, वो कह रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो उसको रोक नहीं पा रही भाई। आई वॉन्ट टू स्टिल होल्ड इट एट रेस्ट, so I'm going to apply a force called P। सही है, दिस विल होल्ड द पार्टिकल एट रेस्ट, और नीचे नहीं जाने देगा उसको। सही है, तो फिर से वही अप इक्वल्स टू डाउन, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट हो गया। अप इज R, डाउन इज 10 cos 30, 5√3, लेफ्ट इज 10 sin 30, P plus FF। 5 P, FF is 0.4 into R, कितना आ रहा है? ओके, फिर पार्ट बी में अगर मैं जल्दी से आपको वो दूसरा वाला भी क्वेश्चन साथ ही दिखाऊं, 1.3 5 1.5
अब दूसरे पार्ट में क्या कहा हुआ है, दूसरे पार्ट में कहा हुआ है टू मेक द पार्टिकल स्लाइड अप द प्लेन। तो अब आपने ऊपर लेके जाना है पार्टिकल को, तो फ्रिक्शन कहाँ चली जाएगी, ऑपोजिट चली जाएगी भाई, नीचे जाना है फ्रिक्शन को अब भाई। तो फ्रिक्शन फोर्स जो हो गई वो नीचे हो गई। ओके, अब वो वेट के साथ काम कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं, आप फ्रिक्शन को भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप वेट को भी कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट में सॉरी लेफ्ट में वेट डालना भूल गया मैं, एंड राइट। आर तो अपनी जगह पे ही है, 0.4 इंटू 5√3 प्लस 5। ठीक, आंसर क्या आ रहा है, 8 पॉइंट। देखो कितना मेजर फर्क आया ना, 1.54 से होल्ड करने के लिए थी, लेकिन अगर आपने ऊपर खींचना है तो आपको 8.46 की फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब आप फ्रिक्शन को भी कॉम्पनसेट कर रहे हैं और वेट को भी कॉम्पनसेट कर रहे हैं और फिर उसको पुल अप कर रहे हैं। इतनी लगाओगे तो बैलेंस रहेगा, इससे ज़्यादा लगानी पड़ेगी अगर ऊपर लेकर आना है। सही है। एंड दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, नाउ आई हैव सीन इट इन कंसेक्यूटिव पास्ट पेपर्स इन 24 नवंबर एंड जून। हाँ, 8 मार्क का है दोनों दफा। सही है, क्वेश्चन यही है और कुछ नहीं करना है इस सवाल में। क्लियर, लिख लो, कासिम लिख लिया। सही, तो ये अब फोर्सेस का चैप्टर आपका खत्म हुआ। मैंने अलग अलग तरीकों से अलग अलग उसमें कराया है, मैंने फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम अलग कराया है, फोर्सेस एंड रिजल्टेंट्स अलग कराया है, और फिर फोर्सेस एंड प्लेन्स अलग कराया है आपको। सही है, सबके क्वेश्चंस भी अलग अलग हुए हुए हैं, प्लीज करके देखिएगा। सही, अब ये एंड में इस तरह क्यों कराया है, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉज। सही, अभी तक हमारे पास काफी टाइम है, न्यूटन्स लॉज का भी पहला पार्ट हो जाएगा आज। तो तुम लीस्ट और ग्रेटेस्ट के बीच में लिख दो, पी इज ग्रेटर देन बस, और कुछ बिटवीन 2 and 4। बात यह है कि अली देखो, अगर तुम 1.54 was required to hold it at rest, अगर तुम लेट्स और 8.46 is required to take the particle up। सही है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर लेट्स से तुम 3 की फोर्स लगा दो, तुमने कहा 3.5 की सर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कुछ भी नहीं होगा। 3.54 क्या करेगी, 3.54 उसको ऊपर खींचने की कोशिश कर रही होगी, लेकिन फ्रिक्शन इतना ज़्यादा होगा कि वो रेजिस्ट करता रहेगा, मोशन नहीं होगा। मोशन कब होना शुरू होगा, 8.46 से। तो बिटवीन 1.54 एंड 8.46 द पार्टिकल विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। हाँ, मूव नहीं करेगा, दैट्स इट। किसको नीचे जाना चाहिए, पार्टिकल को, फ्रिक्शन नहीं, पुलिंग फोर्स कह रहे हैं। पुलिंग फोर्स अगर आपकी 8.46 से कम हो और 1.54 से ज़्यादा हो, तो मैं आपसे मैं से कह रहा हूँ कि ये ऊपर ही रुका रहेगा। भैया उसकी वजह क्या होगी कि देखें आप एक ट्रक को खींच रहे हैं, आपने कहा एक वो पत्थर लगाना था जिससे वो रुक तो गया नीचे जाने से, या वो नीचे तो नहीं जा रहा। सही है, एट द सेम टाइम जब आप खींचना स्टार्ट करेंगे तो वो फौरन से मूव नहीं होता, काफ़ी टाइम लगता है, बहुत जान लगानी पड़ती है, तब जो जाके जो है ना वो, अगर आपने किसी इतनी हैवी चीज़ को खींचना है तो बीच में वो जितना गैप आ रहा होता है जिसमें आप अपनी पुलिंग फोर्स को बढ़ा रहे होते हैं, उसमें ट्रक जो होता है वो अपनी जगह पे ही रहता है। सही है, ट्रक अपनी जगह पे ही रहता है। क्यों, क्योंकि अभी भी आप जो है वो उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, फ्रिक्शन आपको भी रोक रहा है। ओके, तो वंस यू क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड, अली बात क्या है कि ये 1.54 का जब तुम थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे, सही है, 1.54 इज द थ्रेशोल्ड जिससे ट्रक नीचे जाने से रुक गया। 1.454 का जब थ्रेशोल्ड क्रॉस करोगे ना, तो वैसे ये फ्रिक्शन खुद ही नीचे आ जाएगी, क्योंकि अब 1.54 के बाद आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, आप ट्रक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, आपने रोक तो लिया है भाई, अब आप ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही हैं, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की जो वर्डिंग है वो चेंज हो जाती है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है एंड द ट्रक इज नाउ अबाउट टू मूव अप द प्लेन, अब वो ऊपर जाने वाला है, तो फ्रिक्शन को कहाँ चले जाना चाहिए, नीचे।
सही है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1.54 8.46 के बीच में अली सही बता रहे हैं। कुछ पास पेपर के क्वेश्चन है जो इन इक्वालिटीज में आंसर। तो आपने कहा द ट्रक विल स्टे इन इक्विलिब्रियम फॉर पीस बिटवीन 1.54 एंड 8.46, कहीं भी नहीं मूव करेगा। 8.46 पे भी अभी इक्विलिब्रियम ही है, 8.46 से ज़्यादा लगाओगे तो ऊपर चला जाएगा। ओके, क्लियर, समझ आई ये बातें? सही। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर एग्जैक्ट 8 मार्क क्वेश्चन, इसीलिए मैंने इतनी डिटेल में 2 क्वेश्चंस के साथ कराया। क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होता। सही है, मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करके दे सकता हूँ, जैसे इस केस में मैंने फोर्सेस की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। सही है, वैसे तो एक क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बट क्योंकि फोर्सेस की डायरेक्शन सेम चेंज हुई हुई है तो मैं इसलिए करा देता हूँ क्लास में। ओके, आई थिंक ये स्मूथ सरफेस होगा ना। हाँ, स्मूथ प्लेन है ना, तो इधर फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है। ये ट्राई करके देखो खुद से, इजी, इजी क्वेश्चन। हाँ, जाहिर सी बात है, रिजॉल्व कैसे होगी? रिजॉल्व हमेशा डायरेक्शन ऑफ द प्लेन में ही होती हैं। रेजोल्यूशन जब इंक्लाइन प्लेन हो ना, तो रेजोल्यूशन अप और डाउन तुम्हारा चेंज हो चुका होता है। अप इस प्लेन के लिए अप एंड डाउन इस प्लेन के लिए। ये एंगल कितना होगा ऐसा? ये वाला जो 18 के फोर्स के साथ है, 30 ही होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, जी बन रहे हैं। ओके, वो वाला एंगल भी, सब जगह एंगल 30 डिग्रीज ही आ रहा है, कोई फर्क नहीं होगा। करके देखो जरा सवाल, ट्राई डूइंग द क्वेश्चन।
एक घंटे ही होंगे बस, अभी तो फिर 1.25 घंटे की स्केड्यूल हुई। रमज़ान में सब 1-1 घंटे के, और सिलेबस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि मुझे इतना प्रेशर नहीं है। ईद तक मैं सब कुछ करा दूंगा प्रॉब्ली। एक आध चीज़ रह जाएगी, वो हम ईद के बाद फ़ौरन कर लेंगे, उसके बाद ईयरली पास पेपर्स हैं। अपलोड कर दूंगा, करते रहना। लेकिन पेपर तो कासिम तुम्हें खुद अटेम्प्ट करना है ना, प्रॉब्लम्स देखोगे सिर्फ। ये करो, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में यही बताया था ना। तो वीडियो तो एक्सेस रहेगा, तो कर लेना। हो गया ये सवाल? इतनी देर क्यों लग रही है? तो सिंपल सवाल नहीं है। वाह, क्या बात है अली आपकी। तो ऐसा हुआ नहीं हुआ? हाँ। तो ये आर की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे दिखा रहा था। आर जो बन वो फ्रिक्शन फोर्स के लिए ज़रूरी होता। ए जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 3.6। सही है, ए का वेट बन रहा है 3.6। आपने ऊपर वाली फोर्सेस सॉल्व की? ये 18 cos 30 है। सही है, और ये लेफ्ट पे नहीं जा रही है, राइट पे जा रही है एक्चुअली, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन यूँ है ना, वो यूँ ऊपर लेके जाएगी उसको, और नीचे लेके जाएगी। 18 बी, 18 sin 30। तो अप इक्वल्स टू डाउन, वो तो आर आ जाएगा उसमें। लेफ्ट इक्वल्स टू राइट में कर लेते हैं। सही है, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट ही कर लेते हैं, ज़्यादा आसान है, क्योंकि आर तो मुझे चाहिए ही नहीं ना। तो लेफ्ट जो है वो 10 b sin 30 है। वेट उसका नीचे लेके जा रहे हैं, और मैंने फोर्स ऊपर लगाई हुई है ताकि वो रुका रहे। सो 18 cos 30। ओके, बी कितना बन रहा है? डिवाइडेड बाय 5। सही है, 3.12। आर की जरूरत नहीं है ना, आर अननोन रहेगा, रहने दो उसको। हाँ, लेफ्ट एंड राइट से ही करना है। आर की क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि फ्रिक्शन होता तो जरूरत होती। अभी क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि कोई फोर्स अननोन नहीं थी ना। वो फोर्स अननोन होती तो शायद मुझे वो आर भी यूज करना पड़ता। मेजोरिटी जो पास पेपर्स किस तरह के क्वेश्चन उनमें दो अननोन से साइमल्टेनियस बनता है। सही है। हाँ, टेक्निकली इसमें भी अगर मैं तुम्हें कहता कि भाई फाइंड आर, तो फिर करना पड़ता साइमल्टेनियस। सही है, क्लियर है यहाँ तक? बातें सही है? सेम। सॉल्व नहीं करते तुम? बिल्कुल भी नहीं की थी। एक मिनट, पहले मुझे एक चीज देखने दें। ओके, अच्छा पहले जो है, कैन यू टर्न टू दिस पेज? ये पेज 116। सही, एक डायग्राम बना हुआ है, और नीचे वो कहता है पार्टिकल पी इज इन इक्विलिब्रियम इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स
horizontal forces of magnitude 6 newtons, 5 newtons, F newtons and F newtons. बल्कि एक मिनट, ये वाला सवाल नहीं, सॉरी, एक मिनट, वेट। ये वाला सवाल है, सॉरी। पेज है ये 120। वो भी वैसा ही है, लेकिन इसमें एक बात मिसिंग है जो मुझे बतानी है यहाँ पे, वही मैं आपको बताने है। A particle of mass 2.5 kg lies on a smooth horizontal plane. Horizontal forces of magnitudes F 15 and 2.6 acting on P. The direction of the forces are as shown in the diagram, where tan alpha equals to 12 over 5. Okay. Given that P is in equilibrium, find the values of F and tan theta. क्या करेंगे? सारी फोर्सेस रिजॉल्व करनी, सही। और कोई ड्रॉ करनी है फोर्स? नॉर्मल। तो फिर मास वेट भी है ना, वेट तो है इसका, वेट नहीं ड्रॉ हुआ ना, करूँ ड्रॉ? हाँ दिया हुआ है, सही है, तो हो गए। अब वो तो लग रहा है कि मुझे होगा, और अगर वेट होगा तो वैसे आर भी होना चाहिए। अब देखो, इक्वेशन कितनी बनेंगी? आप इक्वल्स टू डाउन, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, सही। जब दो इक्वेशन है तो दो ही अननोन के लिए सॉल्व कर पाऊंगा, ऐसे ही है ना। अननोन क्या क्या है? तो आर भी अननोन हो गया। इसके साथ क्यों? तो बाकी तो, लेकिन जिस डायरेक्शन में फोर्सेज हैं उस डायरेक्शन में तो और भी फोर्सेज हैं। What? But this is also an up force, right? This is also an up force. Why isn't this cancelling out there? This is also a down force. अब देखिए, इन क्वेश्चंस में एक स्पेसिफिक बात है, तो टेक्निकली इस क्वेश्चन में मुझे वेट और आर को ड्रॉ नहीं करना चाहिए, सही है। अब उसकी वजह क्या है? अब रमेशा, आप अज्यूम कर रही हैं कि ये जो टेबल है वो यूं है ना। अगर आपने वेट मुझे यहाँ से नीचे ड्रॉ करके दिखाया, तो आप अज्यूम करेंगे कि ये जो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो टेबल है, वो यूं करके है, एक्स एक्सिस के ऊपर, लेकिन कहीं नहीं क्वेश्चन ने कहा। और फिर आप खुद ही सोचेंगे यहाँ पे टेबल हो भी नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्या इस टेबल के नीचे से आप पुल करेंगी? नहीं कर सकते ना टेबल के नीचे से पुल। सही है, टेबल तो पूरा एक प्लेन है, उसके नीचे से पुल करेंगे तो इस फोर्स का तो कोई वो ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ऐसे पुल कर सकती है, और कोई तो फोर्स नीचे से पुल नहीं कर सकती। सही है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, उस ट्रिक में वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ है, ये। वैसे ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है, जो डायग्राम नजर आ रहा है, ये मेरे टेबल का नजर आ रहा है यूं ऊपर से। एक फोर्स जो है वो आईपैड को यूं करके यूं खींच रही है, एक फोर्स आईपैड को यूं करके इस डायरेक्शन में ही खींच रही है, एक यूं खींच रही है और एक यूं खींच रही है, जो भी है। तो इट्स ऑन अ horizontal plane, but I am looking at it like that. It's on a horizontal plane, which is why the forces are just horizontal forces. सही है। these अब वो जो वेट और आर बनना है, अली, वो थर्ड डायमेंशन में। थर्ड डायमेंशन जो है वो अभी क्या है, ये नीचे यहाँ पे वेट आ जाएगा और यहाँ पे ऊपर आर आ जाएगा। यू आर राइट कि आर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू द वेट इन दिस केस, बिकॉज दोज आर बोथ इन द थर्ड डायमेंशन। ये जो बाकी दो डायमेंशन है मेरी, इसमें ये वाली फोर्सेस बराबर होंगी, ये इक्विलिब्रियम में रख। तो इस क्वेश्चन में ये छोटी सी ट्रिक है। आप जब इसमें आर और वो बना देते हैं ना, तो ये क्वेश्चन जो होता है वो गायब हो जाता है, पूरे 6 में से 0 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आर और 5 बनाना ही नहीं। अब ये कासिम, हर क्वेश्चन में मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब फिर सवाल ये पूछा जाता है, सर फिर मार्क्स दिया क्यों है? क्योंकि देखो, ये पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन है, पार्ट 2 में कुछ और। हाँ वो तो करनी होंगे, वो तो नॉर्मल इक्विलिब्रियम जब इस तरह। अब इसमें आप खुद से कहोगे कि भाई अप वाली फोर्सेस वो हैं और डाउन वाली फोर्सेस वो हैं, लेफ्ट वाली वो हैं, राइट वाली वो है। अब आप कह रहे हो कि भाई अप एंड डाउन मींस दिस एक्स एंड वाई एक्सिस, देयर इज अ जी एक्सिस दैट वी आर नॉट अकाउंटिंग फॉर। दैट जी एक्सिस हैज टू फोर्सेस, आर एंड वेट। सही है, मेक सेंस। तो क्वेश्चन को और से भी कहीं कहीं पढ़ना पड़ेगा, जहाँ आपको लगे कि ऐसी कोई गड़बड़ होने लगे। अब ऐसा
इस क्वेश्चन का क्लू मुझे भी जब पहली दफा मिला ना, वो अटकने के बाद मिला। सही है कि मैंने आर बना दिया, मैंने फाइव भी बना दिया, फिर मैं सोचना शुरू किया यार इक्वेशन तो इतनी है ही नहीं। अब मैंने अली की तरह अज्यूम कर लिया फिलहाल कि आर फाइव के बराबर होगा, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन लॉजिक क्या बना फिर? सही है, लॉजिक ये बना। तो कहीं कहीं हिट पड़ेगी, फिर आप सीखेंगे। तो क्वेश्चंस को करें ताकि अंदाजा हो। इस तरह के दो और सवाल हैं, वो मैं आपको कहूँगा कि आप खुद ही ढूंढें अब। सही है, क्लियर? तो नॉर्मल उसमें क्या लिखा हुआ होता है, मेजोरिटी जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें लिखा हुआ होगा ये कि उस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, दैट्स अ क्लू कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली है। ओके, क्लियर? चलें जी, चैप्टर समझ आ गया हमें। हम जल्दी से न्यूटन्स लॉज को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारी क्लासेस थोड़ी छोटी हुआ करेंगी रमज़ान में। तो हमारे चैप्टर्स जो हैं वो थोड़े से ब्रेक डाउन हो रहे होंगे, आपने थोड़ा सा रिकॉल करना होगा। हर क्लास के स्टार्ट में मैं थोड़ी सी रिकॉलिंग कराऊंगा, बट होपफुली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब इतना ज़्यादा काम बचा नहीं है। सही है, आपके चैप्टर्स क्या बचे हैं? जो मुश्किल चैप्टर्स बचे हैं उसमें से बीच में एक है, दैट इज पुलिस। सही है, कनेक्टेड पार्टिकल्स एंड पुलिस, वो एक मुश्किल चैप्टर है। उसके अलावा बाकी वर्क, पावर, एनर्जी इज अबाउट फार्मूलाज। आप फार्मूला सीख लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सही है, मोमेंटम आधे घंटे में हो जाता है, हो जाएगा। अब एक घंटे में होता है, इस दफा मैंने पिछले साल में आधे घंटे में कराया था, इस साल मैंने दो मुश्किल सवाल डाल के उसको एक घंटे का बना दिया। लेकिन उन दो मुश्किल सवालों में वो सब कुछ कैप्चर हो जाएगा जो मुझे बताना है। ओके, अच्छा जी, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स में आप सबने पढ़े? सही है, आपको फिजिक्स में जो है वो अक्सर डेफिनेशन कोट करनी होती है और उसकी इंटरप्रिटेशन बतानी है। यहाँ पे जो काम आता है ना, वो सिर्फ अली काम आता है ये। इसका मतलब होता है एफ इक्वल्स टू एम एल। और इसमें एफ क्या होती है, कौन सी फोर्स? नेट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स। सही है, अगर कोई मैं आगे पुल कर रहा हूँ, पीछे भी रेजिस्ट कर रहा हूँ, तो उनका नेट इफेक्ट जो आएगा वो एफ इक्वल्स टू एम ए में रिफ्लेक्ट होता है। सही है, आई डेंट नो दैट, आई हैव नॉट डन फिजिक्स इन माय एंटायर लाइफ। हाँ, और अभी मोमेंटम पढ़ाऊंगा मैं, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम करते होगे ना। मैंने बोला उसमें भी कॉमर्स ही पढ़ी है, मैंने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी जिंदगी में। पता नहीं चलता ना जब तक मैं बताता नहीं हूँ। मैंने आखिरी फिजिक्स जो पढ़ी थी वो ग्रेड 8 में पढ़ी थी, तो बिल्कुल बेसिक वाली होती थी, जिसमें वो लेंसेज बने होते थे, रिफ्रैक्शन और वो सब पढ़ रहे होते थे बस। उसके बाद स्कूल वालों ने पढ़नी नहीं दी, मुझे पढ़नी थी पर वो पढ़नी नहीं। जब आपके ज़माने में, आपके एज पे जो स्कूल में हुआ करते थे, तो हमारे स्कूल में जनरली वो फिक्स्ड होता था कि या तो आप कॉमर्स पढ़ लें या आप साइंस पढ़ लें, आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने मिक्स नहीं करना। हालांकि मुझे फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती थी। केमिस्ट्री में वीक स्टूडेंट था, बाकी सब में नहीं था। केमिस्ट्री मुझसे नहीं थी। हाँ, तो वो लेवल में फिजिक्स नहीं पढ़नी थी किसी ने मुझे, तो ए लेवल में कैसे पढ़ता फिजिक्स? तो उस वक्त आई आई एम, उनको उनको लगता है मैं 23 साल का हूँ, मैं 23 साल का हूँ नहीं। सही है, तो मैं काफ़ी पुराना हूँ। उस ज़माने में इतनी ज़्यादा वो चॉइसेस नहीं दी जाती थी, फिक्स्ड या तो कॉमर्स के सेक्शन में या साइंस के सेक्शन। लेकिन लेकिन फिर भी अब तो तुम लोग प्राइवेट और वो सारी चीज़ें होती हैं ना, उस ज़माने में मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतना कोई ट्रेंड भी नहीं होता था। ट्यूशन जो है ना वो अमीर बच्चे जाया करते थे, आम पब्लिक के लिए नहीं होता था ट्यूशन। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई एक ट्यूशन पढ़ा होगा, वो भी अकाउंटिंग का बस। ओ लेवल, वो भी ए लेवल्स भी नहीं, ए लेवल्स तो सब खुद ही किया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। हाँ, हमारे घर में गैस लाइट ज़रूर होती थी। वो आप लोगों ने कभी देखी हो, गैस की एक लाइट होती है, देखी है? पुराने घरों में लगी, पुराने घरों में लगी हुई होती है अभी भी। वो गैस से जलती थी, जब हमारे घर में लाइट जाती थी तो हम वो जलाते थे। हाँ, उसके नीचे बैठ के पढ़ाई। आई आई विल नॉट डिनाई दैट, मेरे घर में थी।
क्योंकि यूपीएस वगैरह तो बाद में आए थे सब, जनरेटर होता नहीं था घर में, तो हमने उसके नीचे पड़ा है। वो हमारे किचन में जलती थी, तो हम सब काम जो है ना किचन में ही करते थे। फिर खाना भी उधर ही पकड़ा पकड़ा होता था, हम पढ़ते भी वहीं पे थे जब लाइट जाती थी। यस, आई एम ओल्ड। लेकिन एक हमारी जनरेशन है, उसने सब कुछ ये हरकतें देखी है ना, ट्रांजिशन भी देखे सारे। व्हाट्सएप इन्वेंट हुआ वो भी देखा, फेसबुक आया वो भी देखा, और कैसे तबाह किया उसने वो भी देखा। तुमने मोबाइल के पहले का टाइम इतना कोई खास नहीं देखा होगा। तो क्या तुम 2005 वाले हो ना? तो 8 में तो मोबाइल आ गया था, क्या तुम 3 साल के थे? बचपन से तुम खेलते आ रहे हो। हाँ, जब भाई तुमने जब होश संभाला होगा तब स्मार्टफोन्स आ चुके थे। मैंने अपना पहला स्मार्टफोन कब खरीदा था? 2012। हाँ। ब्लैकबेरीज होते थे पहले, मेरे पास नोकिया होता था। लेकिन उस पर जाहिर सी बात है ये इंटरनेट वगैरह सब, ये तो सब बात की बातें हैं ना। दिस इज पोस्ट 2011, जहाँ पे इतना कॉमन होना शुरू हुआ था एंड अफोर्डेबल होना शुरू हुआ था। उस वक्त हमें जो हम जो जिंदगी गुजारी है उसमें हम मैसेज किया करते थे, एसएमएस होते थे हमारे, दिन के 30 40 इस तरह होते थे एक पैकेज के अंदर। तो महीने के कोई 250 300 रुपये डलते थे, और उसमें पैकेज आता था कि इतने मैसेजेस पास। तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते ये सब, ये मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। तो पुराने जमाने का ड्रामा उठा के देखो, पता चलेगा। कोई बात नहीं, लगता नहीं हूँ मैं पुराना हूँ। ओके। A particle of mass 3 kgs rests on a smooth plane. It is pulled by a horizontal force of 4 newtons. Taking the value of g as 10, calculate the horizontal acceleration of the particle A. सही है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो है वो वेट 30 बन रहा है, स्मूथ प्लेन है, इसका मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है। आर जो हो जाएगा वो 30 के बराबर हो जाएगा, वो तो पार्ट बी है वैसे कैलकुलेट करने वाला। पार्ट ए सिंपल सा आपसे कह रहा है आप एफ इक्वल्स टू एम ए लगाएं। ड्राइविंग फोर्स कितनी है? 4। रेजिस्ट कोई नहीं कर रहा तो मैं 4 - 0 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू एम ए, तो 3 ए। तो ए जो बन जाएगा वो 4/3 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। सही है। अभी मैंने इस क्वेश्चन को क्यों कराया है वैसे, बिकॉज आई वांट टू टीच यू कि जब भी मैं अब एफ लिखा करूंगा तो उसके नीचे मैं नेट फोर्स जरूर आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये क्यों जरूरी होता है अली? कहीं कहीं पार्टिकल डिसेलेरेट करने लगेगा। डिसेलेरेट क्यों करेगा? क्योंकि उसकी ड्राइविंग फोर्स जीरो हो जाएगी, उसकी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स उसको डिसेलेरेट कराएगी। तो तुम लिखोगे 0 - एफ इक्वल्स टू वट एवर ए। ओके। तो उससे तुम्हें खुद ही पता चलेगा एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। तो अभी इस क्वेश्चन का पर्पस क्या था? एक कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना। ओके। अब इसमें मैं और फोर्सेस जो है वो मिलाता जाऊंगा। सही। और फोर्सेस मिलाते हैं, ये पता नहीं मैंने इतनी कम जगह क्यों दी हुई है इसके लिए। इंक्लाइन प्लेन पे आ जाते हैं फौरन से। सही। A particle of mass 25 kgs rests on a smooth plane that is at 31 degrees to the horizontal. It is pulled by a force of 300 newtons up the plane. पहले अपनी फोर्सेस बना लो, ये कितना बनेगा? 250। सही है। 250 cos 31 एंड 250 sin 31। फिर से स्मूथ प्लेन है। सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन और एक्सेलरेशन तो पहले लिख दिया मैंने, F इक्वल्स टू ma। व्हाट इज ड्राइविंग द पार्टिकल एंड व्हाट इज रेजिस्टिंग? उसका वेट 250 sin 31 इक्वल्स टू ma 25। सही है। तो इस तरह हमेशा लिखें, F को नेट फोर्स लिखना पड़ेगा। नॉर्मल रिएक्शन तो सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ इधर क्यों मैं वो नहीं लगाता, F इक्वल्स टू ma? मैं क्यों इधर अप इक्वल्स टू डाउन कर देता हूँ? क्योंकि पार्टिकल जो होगा जिसकी मूवमेंट हो रही है वो किसी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है ना, वो प्लेन के अलोंग मूव कर रहा है। वो ये तो नहीं है कि पार्टिकल उड़ के ऊपर चला जाएगा। नहीं, अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर उधर भी वो F इक्वल्स टू ma लगाना पड़ता। लेकिन बिकॉज
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, तो हमने कहा आप इक्वल्स टू डाउन। आर जनरली इसी तरह कैलकुलेट होगा। सही है। एनी क्वेश्चंस? लिख लिया कासिम? पांच पेपर के सवाल देख लेते हैं। A string is attached to the block of weight 30 newtons, which is in contact with a rough horizontal plane. When the string is horizontal and the tension in it is 24 newtons, the block is in limiting equilibrium. Okay. Find the coefficient of friction between the block and the plane. पहले डायग्राम बना लूं। इंक्लाइंड तो नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। ओके जी। अ ब्लॉक ऑफ वेट 30 न्यूटन्स, तो इसका वेट 30 न्यूटन है। ये नोट करने वाली बात है। इस सवाल में आप एग्जामिनर रिपोर्ट पढ़ेंगे तो एक कॉमन मिस्टेक लिखी होगी कि लोगों ने मास को 30 ले लिया, हाँ, और उसको 300 बना दिया वेट को, लेकिन मास जो है वो 3 है। ओके, क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए में इंपॉर्टेंट होगा ना। उसने कहा व्हेन द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल एंड द टेंशन इन इट इज 24 न्यूटन, यानी मैं आगे पुल कर रहा हूँ 24 न्यूटन की फोर्स। द ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। फ्रिक्शन कहाँ आएगा? पीछे आ जाएगा, आर ऊपर आ जाएगा, तो आर इक्वल्स टू 30। ये तो बात क्लियर है। सही। फिर लेफ्ट इक्वल्स टू राइट भी हो जाएगा, क्योंकि अभी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। लेफ्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स, राइट इज 24। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू इनटू आर, आर इज 30, 5/6, 0.833, नहीं, 4/5। सही है। सिंपल बात यहाँ तक। अब सुनने वाली बात है, वो कहते हैं द ब्लॉक इज नाउ इन मोशन and the string is acting at an angle of 30 degrees upwards from the plane. सही है। The tension in the string is 25 newtons. Find the acceleration. अब acceleration का मैंने पूछ लिया आपसे, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो आपसे F इक्वल्स टू एम ए लगाने को कह रहा हूँ। अब फर्क क्या आया है? फर्क ये आया है कि ये जो टेंशन थी, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्ट नहीं कर रही है। किस तरह एक्ट कर रही है? 30 डिग्रीज अपवर्ड्स फ्रॉम द प्लेन। तो यूं करके एक्ट कर रही है टेंशन। कितनी है? 25 न्यूटन्स की। ओके, तो पहले इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो 25, क्या? एक मिनट रुको, क्वेश्चन में देखते हैं कहाँ है। क्वेश्चन कहता है द ब्लॉक इज नाउ इन मोशन एंड द स्ट्रिंग इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज दिस। अब तुम बताओ लॉजिकली कहाँ होना चाहिए। तुम अब जिस साइड पे भी बनाना चाहो, जिस साइड पे तुमने टेंशन बनाई उसी तरफ मूव करेगा ना। फ्रिक्शन की डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर सकता, राइट? टेंशन रिजॉल्व अवे फ्रॉम बॉडी होती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेजोल्यूशन होती है। अच्छा, ये बात भी अभी थोड़ी सी होल्ड करनी पड़ेगी। आगे क्वेश्चन है, ओके, वो शायद प्रॉब्ली नेक्स्ट क्लास में होगा ये वाला। इसमें ये बात मैं जनरली जो है ना वो प्रॉपरली ड्रिल डाउन करता हूँ कि भाई टेंशन को ड्रॉ किस तरह करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड कर लो अभी, क्योंकि ये नेक्स्ट क्लास के सवाल है। अभी मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि 25 जो है वो आगे पुल करिए तो आगे ही जाना चाहिए ब्लॉक को। ठीक है, तो अब आसिम लगेगा तो एफ इक्वल्स टू एम है। ड्राइव क्या कर रहा है? 25 कॉस 30, और रेजिस्ट क्या कर रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स, और एम ए फ्री है। 25 cos 30 म्यू इंटू आर, तुमने 0.8 निकाला हुआ है, और आर
R30 है। अब देखो ये दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट है। R जो होता है वो इक्विलिब्रियम से स्टैब्लिश होता है। R जो होता है वो बाय डिफॉल्ट वेट के बराबर नहीं हो सकता। तो आप क्या करना पड़ेगा, रमेशा में बता रही हैं कि सर अब आप ये करें कि आप इक्वल्स टू डाउन करें। आप कहें आप इज R प्लस 25 sin 30 equals to 30। तो R इज आई थिंक 17.5 न्यूटन। सही है। तो वैसे लॉजिकली क्या हो रहा है कि मैं क्योंकि इसको जो है वो यूं ऊपर पुल करने लगा, उसका जो कांटेक्ट विद द सरफेस था वो ग्रेजुअली रिड्यूस होता रहा। और क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, म्यू पे और आर पे। म्यू म्यू फिक्स रहता है क्योंकि सरफेस आपका वही है। आप सरफेस चेंज कर दें तो म्यू भी चेंज हो जाएगा, लेकिन सरफेस वही है। आर चेंज हो सकता है एंड दैट कैन कॉज अ डिफरेंस इन फ्रिक्शन। ओके, क्योंकि आप जब उसको यूं ऊपर खींचने लगते हैं तो उसका कांटेक्ट विद द सरफेस जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है। ओके, 17.5 ही है ना ये? 2.55 आ रहा है। तो अब नजर आ रहा है कि इस क्वेश्चन के 5 मार्क्स क्यों थे? 4 थे, सॉरी 4 मार्क्स क्यों थे? क्योंकि आर की भी कैलकुलेशन सब दोबारा होनी थी। ओके।